उसको बोल दीजिए 0.40। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंगली करंट्स कितना दे रखा है 0.85, सॉरी वोल्टेज, वोल्ट्स कितना दे रखा है 0.85 वोल्ट, 1.70 वोल्ट, 3.5, मतलब इसको भी आप 3.50 बोल सकते हो। भाई पॉइंट के बाद हम कितनी भी ज़ीरो लगा सकते हैं, 3.50 वोल्ट्स। फिर है 5.0, तो 5.0 को आप 5.00 बोल सकते हो, क्योंकि हमने क्या देखा यहाँ पर कि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट दे रखी है, तो हमने जानबूझकर उसको ऐसा ही बना दिया। फिर है 0.68 वोल्ट्स, 0.68 वोल्ट्स, ये हो गया। उसके बाद वो बोल रहे हैं प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल। V और I के बीच में आपको ग्राफ बनाना है और फिर रेसिस्टेंस बताना है कॉइल का। कॉइल क्या होता है, कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उस वायर को आपने अगर गोल 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 लपेट लिया, जैसे कि टेलीफोन का वायर होता है, तो टेलीफोन का वायर कैसा होता है, ट्विस्टेड केबल होता है, तो उसको हम कॉइल बोल देते हैं। ठीक है, सिंपल वायर ही होता है, वायर को अगर लपेटते हैं तो उसी को कॉइल बोल देते हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि हमारे पास ना अलग अलग केसेस हैं, और इन्होंने कहा कि आप पहले इसका ग्राफ बनाइए। तो एक तो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में आपकी मर्जी है, आप एक्स एक्सिस पर V ले लो और वाई एक्सिस पर I ले लो। तो हाँ जी, तो अब V ले रहा हूँ मैंने वोल्ट्स, यानी कि यहाँ पर लिया एक्स एक्सिस पर। तो जरा देखिएगा कितना कितना गैप है, 0.85, 1.70, 3.50। तो मैक्सिमम वैल्यू मैं देख रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 5 है। हाँ, तो अब क्या करें, ठीक है, एक काम करिएगा, आप यहाँ पर जो गैप लो वोल्टेज का ऐसे ले लो, मैक्सिमम वैल्यू 5 है ना, तो 0.5 का गैप ले लो, ऐसे करो 0.5, 1.0, 1.5, कोई बात नहीं, वो जैसा आपको ठीक लगे। यहाँ पर इन्होंने गैप ले रखा है कितने का, वोल्टेज ले रखा है एक्स एक्सिस पर, तो सीधा 1 2 3 4 ले रखा है, कोई बात नहीं, आप ऐसे ले लो 0.5 का, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2.0, 2.5, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 और फाइनली 5.0। ये हो गया अभी, और क्या है इसमें, किसमें हो गए वोल्टेज, वोल्ट्स। अच्छा, अब करंट जो है एम्पियर में, एम्पियर आप देखिए कहाँ तक जा रहा है, 0.40 तक। ठीक है, तो इसमें मैं जनरली देख रहा हूँ कि 5 का अंतर आ रहा है, तो ऐसे ले लो 0.05, 0. लास्ट वाला 6.8 होगा शायद, तो जो 0.68 अच्छा, ये देख रहा हूँ, अरे एक मिनट, अरे तो जाते देख तो लूँ। सर नोट्स में 0.68 है, लेकिन बुक में 6.8 है। ठीक है, 6.8 कर दो इसको, 6.80। वैसे भी लग रहा है कि ये ना बढ़ते हुए ऑर्डर में होनी चाहिए, 0.85, 1.70, 3.50, 5 के बाद फिर उससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो 6.8 कर दीजिए, 6.8 का मतलब 6.80। अच्छा, अब हम क्या करेंगे इसमें, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, और ऊपर ले चलिए 0.35, 0.40। तो इससे ऊपर जाने की हमें ज़रूरत है नहीं। अब देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने बोला कि वोल्टेज कितना दे रखा है, वोल्टेज 0.85 है। 0.85 मतलब 0.5
से थोड़ा सा ज़्यादा और 1 से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर है 0.85, 0.85 पर करंट कितना है 0.05, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर एक डॉट लगा दो। 0.85 पर करंट कितना 0.05। इसी तरीके से फिर अगली वैल्यू आती है वोल्टेज की 1.70, तो 1.70 ये 1.5 से ज़्यादा और 2.0 से थोड़ा कम, तो 1.70 लगभग यहाँ पर होगा। तो 1.70 पर एम्पियर करंट कितना है 0.10, तो 0.10 से आप चलेंगे 1.70 तक, ठीक है। यहाँ पर हमने एक इस तरीके से डॉट लगा दिया। नमस्ते। उसके बाद देखिएगा फिर 3.50 पर वैल्यू आ रही है 0.20, तो 3.50 मतलब 3.5 पर वैल्यू कितनी आ रही है 0.20। एक डॉट यहाँ पर आ गया। फिर 5 पर वैल्यू आ रही है 0.30, तो 5 पर वैल्यू आ रही है 0.30। ठीक है। अब ये थोड़ा सा ग्राफ आगे तक बनाना पड़ेगा मुझे। इधर ले लीजिए 5.5, इधर ले लीजिए 6 और आगे ले लो 6.5 और इधर ले लो 7। तो लास्ट वैल्यू जो है, लास्ट वैल्यू हमारी क्या सर ये 0.5 इसलिए लिया है कि एक्यूरेट और ज़्यादा एक्यूरेट आ गया, इसलिए 0.5 का गया। तो अब आप ये देखिए कि 6.8 अगर वोल्टेज है तो करंट कितना आ रहा है 0.40, तो 6.8 कहाँ होगा 7.0 से थोड़ा सा कम, तो थोड़ा और आगे ऐसे बढ़ाया और इस पर वैल्यू कितनी आ रही है 0.40। ये डॉट बन जाए हमारे पास। तो ये 1 2 3 4 5 जो ये पांचों डॉट्स आए हैं, अगर मैं स्केल रखकर इनको सबको मिला दूंगा ऐसे, तो हमने तो एक्चुअली ये अंदाजे से बनाया है। जब आप ग्राफ पेपर लेकर जब बनाएंगे तो बिल्कुल आप देखेंगे कि जरा सा भी स्लैक, जरा सा भी कर्व नहीं आएगा लाइन बिल्कुल एकदम सीधी बनेगी, स्ट्रेट लाइन। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ग्राफ बिटवीन वी एंड आई इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, और इसको लास्ट में हम ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं। ओरिजिन से ज्वाइन करने का मतलब ये है कि अगर किसी भी सर्किट में अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू 0 रखूँगा, अगर वोल्टेज है ही नहीं तो भाई उसमें करंट कहाँ फ्लो करेगा, तो करंट भी 0 हो जाएगा। तो इस 0 वाले पॉइंट पर क्या है, हमारा वोल्टेज भी 0 और करंट भी 0। तो इसलिए हम इसको ग्राफ को स्ट्रेट लाइन बनाकर और फिर इसको अल्टीमेटली 0 से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर मैं स्केल रखूँगा ना तो स्केल भी 0 तक अलाइन होगा, स्केल भी 0 तक अलाइन होगा, 0 तक वो आएगा। तो आप अगर उसको स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो इट विल पास थ्रू द ओरिजिन। समझ में आ गया? अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, सौम्या, शुभदा, आयुष्मान, आर्या, अनुष्का, यस सर। क्लियर है सभी को? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं इसमें एक चीज़ और देखूंगा कि यहाँ पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमने ये कहा था ओम्स लॉ में कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये हमने देखा था। अब अगर वी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हम इक्वालिटी साइन लगाते हैं और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं, तो उसकी जगह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस आर, उसको हम रेजिस्टेंस आर बोल देते हैं। तो आर क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वो कभी चेंज नहीं होगी, उसकी वैल्यू फिक्स आएगी हमेशा। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास इतनी सारी वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ हैं, ज़रा रेजिस्टेंस हर केस में निकाल कर देख लीजिए आप। तो यहाँ पर लिखिएगा, लेट अस कैलकुलेट resistance, let us calculate resistance in all the cases. Let us calculate resistance in all the cases. सभी केसेस में मेरे को रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो भाई रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, हम ये जानते हैं कि ओम्स लॉ बड़ा वीर होता है योद्धा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से हम R कैसे निकालेंगे, R क्या हो जाएगा V अपॉन आई, ठीक है। तो R इज इक्वल टू
V अपॉन आई, तो मैं हर केस में R निकालने की कोशिश करूँगा। तो हम ये कहेंगे पहले केस में अगर मैं निकालता हूँ तो V अपॉन आई 0.85 अपॉन 0.05, ठीक है। तो केस फर्स्ट R इज इक्वल टू 0.85 अपॉन 0.05। यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट काट दो। रीज़न क्या है कि पॉइंट के बाद उधर भी 2 डिजिट है, इधर भी 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। ऊपर 85 और नीचे 5 और 17 5 सा 85, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 17 ओम। फर्स्ट केस तो ये हुआ। ऐसे ही अपना सेकंड केस की बात करूँगा। केस सेकंड में क्या होगा, ये वोल्टेज इतना है और करंट इतना है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया 1.70 अपॉन 0.10। इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो 170 अपॉन 10, 0 से 0 कट गया। 17 अपॉन 1 का मतलब क्या हो गया, अगेन 17 ओम। तो भाई दूसरे केस में भी हमारा रेजिस्टेंस फिक्स है, सेम आ रहा है 17 ओम। केस नंबर 3 देखिएगा। थर्ड केस में वोल्टेज 3.5 और करंट 0.20, तो R इज इक्वल टू 3.50 अपॉन 0.20। पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 350 अपॉन 20, तो 0 से 0 कट गया। जब 2 से 35 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 17.5। इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख सकता हूँ 17 ओम। थोड़ी बहुत वैल्यू का ऊपर नीचे पॉइंट में चलता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उतना चलता है। ये इक्वालिटी साइन की जगह अगर मैं ऐसा साइन लगा दूँ, कर्व लाइन्स अगर मैं बना दूँ, तो उसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तो ये इक्वल टू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 17 है। वैसे तो 17.5 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होती है, हर जगह होती है। तो इसका मतलब जब वोल्टेज थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट हो रही है तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी कम ज़्यादा हो सकता है, पर लगभग बराबर ही रहेगा। ये अप्रॉक्सीमेटली अच्छा, ये ओमेगा का साइन है और ये सिंबल होता है इसका ओम का, ठीक है। अच्छा, केस नंबर 3 तो ये हो गया। फिर देखिए केस 4th केस देखिएगा। 4th केस में क्या है हमारे पास के वोल्टेज है 5 और ये कितना 0.30, तो R कितना हो गया 5.00 अपॉन 0.30, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया और क्या बचा 500 अपॉन 30, तो 0 से 0 कट गया। अब आप ये देखिए कि अगर ऊपर 51 होता तो 17 3 51 होता है, तो ये 17 से मामूली सा कम आ रहा है, 16.9 आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है 16.9। तो अगेन इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 17 ओम। फिर आप चलें केस नंबर 5 देखें। तो केस 5 में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 6 पॉइंट, वोल्टेज की वैल्यू 6.80, करंट की वैल्यू 0.40, तो पॉइंट से पॉइंट कटा 680 अपॉन 40, 0 से 0 कट गया, 17 4 सा 68, तो अगेन हमारे पास 17 ओम आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट रहेगा हमेशा। बताइए सभी को क्लियर हुई? ऑनलाइन वाले बच्चे बोलें, समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद अगला देखेंगे हम कि गुड कंडक्टर्स, रेसिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स। पेज नंबर 12 पर आ जाइए। 3 डेफिनेशन है। पहला है दोज सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, हम जानते हैं कि कंडक्टर होता क्या है। कंडक्टर वो होता है कि जिसमें बड़े आराम से करंट फ्लो कर जाए। तो बड़े आराम से जिसमें करंट फ्लो कर जाए उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। आराम से करंट फ्लो कब करेगा? जब उसका रेसिस्टेंस कम होगा। रेसिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो करंट के पाथ में ऑपोजिशन पैदा करती है ना क्वांटिटी, उसको रेसिस्टेंस बोल देते हैं। अगर रेसिस्टेंस जितना कम उतना अच्छा कंडक्टर, ठीक है, उतना अच्छा करंट फ्लो होगा। रेसिस्टेंस का मतलब होता है करंट को रोकने की कैपेसिटी, करंट को रोकने की जो उसकी नेचर होता है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। और इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि दो सब्सटेंसेस विच हैव कंपेरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आर कॉल्ड रेसिस्टर्स। जिनका रेसिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिन चीज़ों का, जिन सब्सटेंसेस का, उनको हम रेसिस्टर्स बोल देते हैं। और फिर है दो सब्सटेंसेस विच हैव इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। मतलब जिनका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इनफाइनाइटली ज़्यादा रेसिस्टेंस जिनका होता है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो अपने अंदर से करंट को पास होने ही नहीं दे रहे हैं, सारे करंट को रोक लिया उन्होंने, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे कि वुड,
जैसे कि रबर, जैसे कि प्लास्टिक, तो वो पूरे के पूरे करंट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर देती, जाने ही नहीं देती आगे, ठीक है ना। सिलिकॉन हो सकता है, हाँ सिलिकॉन हो सकता है। नहीं, सिलिकॉन नहीं, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन का क्या है कि अगर शांति से हम बैठे हुए, जैसे अभी कितना 17 डिग्री सेल्सियस हमने सेट कर रखा है, लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट है रूम के अंदर, क्योंकि इतने सारे बच्चे आप सब बैठे हैं, मैं भी खड़ा हूँ, तो उसकी वजह से क्या होता है कि रूम का टेम्परेचर लगभग 20-22 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अच्छा, अब तब तो वो इंसुलेटर है, और अगर थोड़ा सा आपने उसको गर्म कर दिया, मतलब अगर टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया, तो वो कंडक्टर की तरह नहीं, हार्ड सिलिकॉन से नॉर्मल सिलिकॉन का कौन, जो हार्ड सिलिकॉन है वो इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। वो तो फिर इंसुलेटर हो ही गया, सीधी बात है, क्योंकि उस पर टेम्परेचर का कोई असर ही नहीं पड़ता। टेम्परेचर बढ़ा दीजिए तो फिर तो वो इंसुलेटर है, ठीक है। तो जनरली इसमें मारते हैं सेमीकंडक्टर मारते सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होता है, जैसे कि मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, तब यूज़ होता है। अच्छा जी, अगला टॉपिक हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो सर रेजिस्टेंस, जैसे ट्यूबलाइट होगी सर, इसके अंदर अगर वी और आई दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली बढ़ाते गए तो फिर रेजिस्टेंस सेम रहेगी। तो रेजिस्टेंस सेम है, क्योंकि आप देखें कि वी और आई का रेशियो ही तो है। हम हर केस में क्या कर रहे हैं, वी और आई को बढ़ाते जा रहे हैं, रेजिस्टेंस तो सेम है, ठीक है ना। चलिए जी, अब आप देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो 4 फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या है कि जितनी आप किसी भी कंडक्टर की लेंथ बढ़ाएंगे, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ता है। तो पहला आता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इसका मतलब क्या हो गया कि आप किसी भी कंडक्टर की जितनी लेंथ बढ़ाएंगे, जितनी आप किसी भी कंडक्टर की लेंथ बढ़ाएंगे, उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। पहला तो ये, हाँ, एल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वायर, ठीक है। मैं अभी बनाकर दिखा देता हूँ। सर सरफेस एरिया भी सर अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। एक्चुअली सरफेस एरिया नहीं बोलते उसको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो आप ये देखिएगा कि ये एक वायर हो गई। वायर क्या है, वायर इतना मोटा तो वायर नहीं होता, थोड़ा पतला ही होता है। लेकिन अगर आप देखें कि जैसे ये भी एक वायर जा रहा है, तो ये भी एक वायर जा रहा है। अगर इस वायर को स्ट्रेच करके देखेंगे तो ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, मतलब इसमें लेंथ है। और अगर मैं साइड से देखूँ तो इसका छोटा सा यहाँ पर सर्कल भी बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये एक एरिया भी बन रहा है, और ये एरिया किसका बन रहा है, ये सर्कल का एरिया बन रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ए इज फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नोट्स में है मेंशन, ए इज फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और अगर मैं वायर की लेंथ की बात करूँ तो वायर ही तो कंडक्टर है जिसके थ्रू करंट फ्लो करता है। तो वायर की लेंथ की बात करें तो दैट इज एल, वो एल हो गया। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या हो गया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ऐसे ही सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर क्या है, R is inversely proportional to 1/A।
तो अभी तक हम ये देख रहे थे कि जो रेसिस्टेंस है वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन कुछ टर्म्स ऐसी भी हैं जिन पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, जैसे कि लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पर क्या हो गया कि अगर आपने किसी वायर को लिया और वायर की लेंथ को बढ़ा दिया, तो अगर आपने वायर की लेंथ को मान लीजिए डबल कर दिया तो भाई रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। वायर की लेंथ को ट्रिपल कर दिया तो रेसिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। समझ गए? और वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सोचिए आपने डबल कर दिया, नहीं समझे? हमने कोई वायर को लिया और वायर को हमने मोटा कर दिया, ठीक है, मोटा कर दिया मतलब कि इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने बढ़ा दिया। तो अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा रहा हूँ तो जो रेसिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मैं कम कर रहा हूँ तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। इनवर्स प्रोपोर्शन इसी को बोलते हैं, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है, ठीक है। तो लेंथ जितनी बड़ी वायर होगी लंबी, हाँ, उतना रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। सर अभी सुनिए, मतलब मोटी वायर है तो कम रेजिस्टेंस, अगर पतली वायर पर लंबी है तो ज़्यादा। तो ज़्यादा रेसिस्टेंस, ठीक है। तो क्या है, और ज़्यादा रेसिस्टेंस होना बेकार चीज़ है। सर पैसे होता है क्यों सर? ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा तो करंट अच्छा फ्लो नहीं करेगा, हमें तो अच्छा, हाँ अरे करंट कम आएगा। हम दे रहे हैं बहुत ज़्यादा करंट उसको और पता चला बल्ब जल रहा है, जरा सा टिमटिमा रहा है तारे की तरह, ठीक है ना, तो रोशनी नहीं मिलेगी। तो क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब कुल मिलाकर ये है कि हम एक अच्छे इलेक्ट्रिकल सर्किट की पहचान ये होती है कि उसका रेसिस्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम घरों में कॉपर के वायर यूज़ करते हैं। कॉपर के वायर क्या होते हैं कि वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, जितना करंट लिया लगभग उतना ही करंट डिलीवर कर देते हैं। अगर 100% करंट की डिलीवरी चाहिए तो गोल्ड का वायर चाहिए, ठीक है ना, सिल्वर भी चलता है, सर तो गोल्ड भी चलता थोड़ा है। करंट गायब है तो कहाँ? करंट जो गायब हो जाता है वो हीट लॉस हो जाती है। मतलब आप अगर किसी भी इक्विपमेंट को टच करके देखेंगे तो उसमें कंपोनेंट ज़्यादातर कॉपर के होते हैं, तो आप इसको जब टच करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मैं बहुत देर से इसको यूज़ कर रहा था, टीवी चल रहा है या फ्रिज चल रहा है, तो आप देखेंगे उसकी साइड्स में थोड़ी गर्म हो जाता है। हीटिंग इफेक्ट कॉपर से बाहर से वो पास में कॉपर एक्सपैंड नहीं करता होगा। कॉपर एक्सपेंड करता है लेकिन बहुत कम, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन उसका बहुत कम होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, पता चला कि फ्रिज यूज़ कर रहे थे, सुबह तक तो फ्रिज पतला सा था, दोपहर तक तगड़ा हो गया, एक्सपैंड होगा, ऐसा नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर मान लीजिए मैं किसी वायर को खींच के लंबा कर देता हूँ तो भाई उस वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर हम वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हैं, यानी कि हम वायर को अगर मोटा कर रहे हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। सर अगर लंबाई भी बढ़ी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होता है तो अच्छा, तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि एक तरफ तो आपने लेंथ बढ़ा दी, तो लेंथ बढ़ाने से क्या हुआ, आपने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, और दूसरा आपने क्या किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी बढ़ा दिया, तो फिर क्या हुआ, उससे रेजिस्टेंस कम हो गया। तो जितना लेंथ के बढ़ने से वो बढ़ा था उतना ही एरिया के बढ़ने से वो कम हो गया, तो रेजिस्टेंस पर फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद जो है अगर रेजिस्टेंस तो बिल्कुल से जीरो कर दिया तो अगर रेजिस्टेंस जीरो कर दिया तो फिर तो मजा ही आ गया। आइडियल कंडीशन में होता है, कभी नहीं होता ऐसा। सर रेजिस्टेंस कॉपर वायर में जीरो होगा ही नहीं। नहीं, कॉपर वायर में जीरो नहीं होता। प्रॉब्लम ये है ना कि गोल्ड है और सिल्वर है, तो ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। सबसे अच्छा कंडक्टर तो गोल्ड ही होता रिएक्ट नहीं करते है ना, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होते। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर गोल्ड का प्लेटिनम का मैंने वैसे कहीं पढ़ा नहीं है, पर प्लेटिनम वायर यूज़ होता है थर्मोमीटर्स में, कुछ इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर्स होते हैं उसमें प्लेटिनम वायर यूज़ होता है, सर प्लैटिनम सबसे कम रिएक्टिव होता है। सबसे कम रिएक्टिव। और यही प्रॉब्लम है कि प्लेटिनम का वायर बनाओगे, गोल्ड का वायर बनाओगे तो पता चला कि लोन लेना पड़ जाएगा, और वो लोन जो है 50 साल तक चुकाते रहोगे। सर घर नहीं बनेगा, तार लगेगी बस। हाँ, थर्ड से मैंने चलिए जी, थर्ड देखिए, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो आप ना पेज नंबर 13 पर आ जाइए, इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस चेंज तब भी होता है जब आप किसी कंडक्टर का मटेरियल ही चेंज करते हैं। जैसे हमने कहा कि कॉपर का कंडक्टर कम है इसीलिए अच्छा कंडक्शन करता है, रेजिस्टेंस कम है कॉपर का। और अगर मैं एल्यूमिनियम यूज़ करूँ तो एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो एल्यूमिनियम का वायर इसीलिए यूज़ नहीं करा जाता क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ मेंशन है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर से अ वायर depends on the nature of the material of which it is made. Some materials have low resistance whereas others have high resistance. For example, if we take two similar wires having equal lengths and diameters of copper metal and nichrome alloy, we will find that the resistance of nichrome wire is about 60 times more than that of copper wire.
तो निक्रोम का रेसिस्टेंस जो है वो कॉपर के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है, 60 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हीटर जो होता है ना, जो इलेक्ट्रिकल हीटर होता है, तो इलेक्ट्रिकल हीटर आप मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जैसे सर्दियाँ आएंगी तो बड़ा महंगा बताएंगे कि भाई इतने का है, इसमें ऐसा लगा रखा है, इतने इसमें ऐसा, वो सेल्समैन आपको ऐसी ऐसी बातें बताएगा जैसे न जाने क्या। और आप बड़े आराम से इलेक्ट्रिकल जो हीटर होता है, हीटर को आराम से आप घर में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ निक्रोम का वायर लाना है, निक्रोम के वायर को लपेट कर एक जगह लगा दीजिए और उसको किसी एक आयरन के बॉक्स में एनक्लोज कर दीजिए, ठीक है। और उसको आप सीधा जो है लाइन से अटैच कर दीजिए। तो जब आप प्लग इन करेंगे तो प्लग इन करने से होगा क्या कि निक्रोम वायर जो है, निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि वो आगे करंट फ्लो नहीं होने देती। तो होता क्या है कि निक्रोम वायर खुद गर्म होनी शुरू हो जाती है। सर मतलब हीटर बस वो सारी इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करके हीट में कन्वर्ट करके हीट में कन्वर्ट कर देता है, तो इसीलिए उसको हम हीटर में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। हेलो, ठीक है। चलिए जी, तो अगला देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इट हैज़ बीन फाउंड दैट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर। ये देखा गया है कि जितने भी मेटल्स हैं उन सबका अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है, ठीक है। चलिए जी, आगे मैं बढ़ता हूँ, बस 1 मिनट दीजिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, हम पानी ला रहे हैं। टेस्ट चेक 2 बच्चों के करे थे, फिर टाइम नहीं मिल पाया। हाँ, 2 बच्चों के करे थे चेक, पता नहीं आप लोगों के करे थे, किसके करे थे, ध्यान नहीं। दे दूँगा, कल तक दे दूँगा, पता नहीं अभी। ठीक है ना, 17 थे किसी में, हमेशा 6 मार्क्स चले गए सर मुझे हाँ जी बोलिए। सर जैसे इसमें दे रखा है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बट अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो करंट ज़्यादा है, क्यों नहीं करेगा? नहीं, जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है कि जो मेटल के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी बड़ी तेज़ी से ना एजिटेट होने लगते हैं, मतलब वो एक जगह पर ही घूमने लगते हैं। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि वो फ्लो हो, और जब वो फ्लो होते हैं तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो अपनी जगह पर ही वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं, और हमको चाहिए होता है करंट के लिए उनका एक कंटिन्यूस फ्लो। तो वो फ्लो नहीं बन पाता टेम्परेचर बढ़ने से, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट ढंग से फ्लो नहीं हो पाता। समझ गए? उसके लिए सर कौन सा वायर यूज होता है? कॉपर, जनरली कॉपर ही यूज़ करते हैं सभी जगह। तो सिल्वर कलर का मैंने वायर देखा था लास्ट टाइम यूज किया। सिल्वर कलर का वायर कहाँ पर देखा? वो बारीक सा होगा, पतला सा वायर, है ना। उसको क्या होता है, वो सोल्डरिंग करने के लिए, 2 वायर्स को जोड़ने के लिए वो सोल्डरिंग आयरन यूज़ करा जाता है, सोल्डरिंग वायर यूज़ करा जाता है। और वो एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं ना तो पिघल कर और 2 वायर के जॉइंट्स को चिपका देते हैं।
इसलिए उसको यूज़ करा जाता है, वो अलग चीज़ है, सर वो अलग चीज़ वो चीज़ तो वेल्डिंग के समय है। वेल्डिंग वही सही इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चार्ज से होता है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्ज के लिए, ठीक है। और जैसे मान उसकी लीजिए आपने छोटे सेल से बड़ा बड़ा प्लग लगाया तो होता क्या एग्जैक्ट अगर छोटे सेल से बड़ा प्लग लगा दे तो क्या होगा? वो उसकी जो मतलब कैपेबिलिटी है उतनी करंट को फ्लो करवाने की, वो इतना फ्लो नहीं करवा पाता, तो अल्टीमेटली बेंड हो जाता है, तो फुटिया गया सेल से वो गया फूकी जाता है। सर हाँ जी, जो लाइटनिंग होती है उसमें कितना होता है, करंट कितना होता है? अगर लाइटनिंग का एग्जैक्ट मेरे को वैल्यू नहीं पता, लेकिन जो लाइटनिंग होती है ना, अगर उसको स्टोर कर लिया जाए एक जगह, तो बताते हैं कि काफ़ी सालों तक आप करंट की जो सप्लाई है वो पूरे बड़े इंडिया जितने बड़े कंट्री में करंट सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये गारंटी फैक्ट है, ये आपने शायद पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेड। अभी तक वो नहीं है। स्टोर करना बड़ा मुश्किल काम है ना, ये नहीं पता ना कि बिजली कब कड़केगी और कहाँ पर कड़केगी, तो वो स्टोर कैसे करेंगे? वो तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो उसको स्टोर नहीं हो स्टोर पाएगा। कर पाना भी बहुत मुश्किल चीज़ है, तो इसलिए तो अगर उसे स्टोर कर लिया तो वो तो इनफिनिट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। बहुत इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा चलिए, सर मान लीजिए आपने ग्राउंडिंग की जो वायर लगता है उसकी कुछ स्टोरिंग का बॉक्स लगाया है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता? अरे वो बॉक्स ही उड़ जाएगा और कहाँ चला जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। चलिए जी देखिए, तो यहाँ पर बेसिकली अपने दो कंपोनेंट्स देखे, एक तो लेंथ ऑफ अ कंडक्टर और एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो कंबाइन करके ये कहा जा सकता है। अब हम यहाँ पर आ गए हैं, अगला टॉपिक देख रहे हैं रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी जो बिजली गिरती है जो मतलब ग्राउंडिंग होती है उसको बिजली जाती है ग्राउंड के कोर तक जाकर पहुँच जाती है, और वहाँ जाकर जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो जाती कहाँ तक है, वो जाती है लावा तक, और अर्थ के सेंटर के आसपास सारा लावा ही इकट्ठा है, तो वो लावा के अंदर जाकर सब एब्जॉर्ब हो जाती है, बस वहीं पर जाकर। और ये भी एक हाइपोथेसिस है, एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है, किसी को पता नहीं है कि वो गई कहाँ। और इतना जरूर होता है, कई बार क्या होता है किसी पेड़ पर गिर जाती है, पेड़ जल जाता है, ज़मीन पर गिर जाती है तो ज़मीन में बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, पानी में तो एब्जॉर्ब ही हो जाएगी। सब पानी में मछलियाँ होती हैं उनको झटके नहीं लगता होगा फिर। अरे नहीं, वो तो डिपेंड करेगा ना कि भाई सीधी का सीधी वो मतलब उसकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा होती है, नीचे चली जाती है। सर लावा का एनर्जी के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। अब इस पर रिसर्च चल रहे होंगे, इतना नहीं पता मेरे को कि क्या। चलिए तो रेजिस्टिविटी देखते हैं जरा। तो हमने देखा कि R is directly proportional to L और R is inversely proportional to A। inversely proportional to कैसे लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन और फिर लिख देते हैं 1/A। तो इसको बोल दिया स्टेटमेंट 1 और इसको बोल दिया स्टेटमेंट 2। अब अगर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि R is directly proportional to L/A। ऐसे लिखा जा सकता है कि R is directly proportional to L/A। हाँ, मैं भी आ रहा हूँ इसको बताऊँगा। तो R is directly proportional to L/A। अब ये हो गया कि भाई प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए मैं इक्वालिटी साइन लगाता हूँ, और जब इक्वालिटी साइन लगाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी आता है, ठीक है। तो इस केस में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा रो। बताओ, इसको ना ऐसे लिखते हैं, जिसको बोला जाता है रो, RHO रो, और ऐसे ये इसका साइन है, जैसे सांप की तरह ऐसे लिखा देना आपको, R is equal to रो L/A। इसको रो बोलते हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए इक्वालिटी साइन लगाते हैं, और जब इक्वालिटी साइन लगाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। जैसे हमने देखा था ना इसका मतलब क्या होता कि V इज, इसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, मैं आ रहा हूँ इसको, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए इक्वालिटी साइन लगाना है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया R, तो V इज इक्वल टू RI। जैसे यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया था R, ऐसे ही यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया रो, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए मुझे इक्वालिटी साइन लगाना होता है, तो हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया रो, ये ठीक है ना। और इसको बोलते हैं हम रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या होती है, रेसिस्टेंस क्या होता है कि कितना कोई भी सब्सटेंस कितना करंट के पाथ को रोक सकता है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, ठीक है। और
कोई भी सब्सटेंस कितना रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, कितनी कैपेसिटी होती है रेसिस्टेंस प्रोवाइड करने की, वो उसकी रेसिस्टिविटी है। समझ गए? रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि करंट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करना, करंट को रोकना, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। और कितना रेसिस्टेंस हो सकता है उसकी मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है कि इतना रेसिस्टेंस मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ कोई भी सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल कॉपर, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, कि एल्यूमिनियम कितना रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि मैं लेंथ बढ़ाता ही जा रहा हूँ, बढ़ाता ही जा रहा हूँ, बढ़ाता ही जा रहा हूँ, इतनी लेंथ बढ़ा दी मैंने यहाँ से लेकर और मैंने दिल्ली तक लाइन लंबी बिछा दी, तो मेरा तो रेसिस्टेंस बढ़ता ही चला जाएगा, है ना? कैलकुलेट करने के लिए बेसिक सर भाई लिमिट नहीं होती। वो लिमिट ही डिफाइन करता है रेसिस्टिविटी। मैं इसी चीज़ पर आ रहा हूँ कि जब हम ये कह रहे थे कि हमने रेसिस्टेंस हम बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं, लेंथ हमारी हम कमी नहीं कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो भाई रेसिस्टेंस तो बढ़ता ही जाएगा। तो एक टाइम तक तो इतना रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा कि इतना रेसिस्टेंस बढ़ गया कि आप करंट लगाओ तो सही, हमारा रेसिस्टेंस ही इतना बढ़ गया हम करंट को पास ही नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हम ये कहेंगे कि भाई रेसिस्टेंस की भी एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि उस लिमिट तक बढ़ेगा तो वो कितनी लिमिट है, कितनी कैपेसिटी है, कितना रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। लिमिट क्रॉस होती ही नहीं सर रेंज होता है सर, लिमिट क्रॉस होती ही नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक वायर है कॉपर का बना हुआ है, तो कॉपर का मैक्सिमम रेजिस्टेंस मान लीजिए 50 ओम है। ठीक है, मैं कहूँगा नहीं जी मैं तो किलोमीटरों लंबा वायर बिछा दूंगा और देखता हूँ 50 ओम से भी ज़्यादा हो जाएगा, होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी है, वायर की खुद की प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। वो रेसिस्टिविटी ये कहेगी कि भाई बढ़ेगा तो सही, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगा, वो 50 ओम को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है ना? आप ये देखिए कि उधर नोएडा के पास वो दादरी में जो पावर प्लांट है, वहाँ पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और वहीं की सारी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आती है। ठीक है, टिहरी जो उत्तराखंड में, वहाँ से तो नहीं आती ना इलेक्ट्रिसिटी यहाँ, तो नोएडा से यहाँ तक आ रही है, तो नोएडा से यहाँ तक भी तो 20-25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कोई डिस्टेंस तो है। तो इसका मतलब ये है कि नोएडा में तो हजारों वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती होगी, तब जाकर 12-13 वोल्ट पहुँचता होगा यहाँ। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस इतना बढ़ गया, लेंथ इतना हो गया। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि रेसिस्टेंस की भी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि वहाँ तक बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। सर रेंज होती है सर। हाँ, रेंज होती है, और वो जो रेंज है उसी को डिफाइन करने वाली टर्म है रेसिस्टिविटी। सर मतलब जगह में डिवाइड क्यों किया? नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना कि कहाँ पर पावर स्टेशन है। जहाँ पर पावर स्टेशन बने हुए हैं, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर नहीं होता। नोएडा में जो मैं बता रहा हूँ आपको, नोएडा में, उधर गाज़ियाबाद में भी मंडोला है एक जगह, वहाँ पर भी बनता है। तो अगर हम ये कह दें कि ये वाले पावर स्टेशन फेल हो जाए, ठीक है, तो क्या हमको उत्तराखंड से बिजली नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर जो है लाखों वोल्ट की बिजली बनानी पड़ेगी तब जाकर यहाँ पर 12-13 वोल्ट पहुँचेगा, ऐसा नहीं है। उसका सीधा रीज़न ये है कि भाई रेसिस्टिविटी उस रेंज को डिफाइन कर देती है कि इतनी रेंज तक आप लेंथ बढ़ाएंगे वायर की, तो इतनी लिमिट तक तो आपका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर नहीं बढ़ने वाला। तो वो डिफाइन करने वाली चीज़ को ही, उस कांस्टेंट को ही हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। सर कॉपर की सर 50 ओम सर वो बस हाईएस्ट लिमिट है। एग्जांपल बता रहा हूँ, ये तो मतलब कॉपर का अगर वायर की भी अलग अलग डायमेंशंस होती है, ये कॉपर किस कैटेगरी का लिया गया है, ठीक है ना, तो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया। फॉर एग्जांपल किसी मटेरियल की मैक्सिमम लिमिट ही 50 ओम की है, तो उसके बाद आप कितनी भी लेंथ बढ़ाओ फिर उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा नहीं। ठीक है, सर वायर की वजह से टाइप होती है ना, वायर की टाइप होती है, कैटेगरीज होती है। भाई हमने कॉपर जो है, और हम कभी भी प्योर कॉपर नहीं लेंगे, हम उसके अंदर मिक्सिंग जरूर करेंगे, उसको डोपिंग बोलते हैं। और डोपिंग इस वजह से करा जाता है ताकि उसकी प्योर कॉपर जो है ना, प्योर कॉपर में फिर प्रॉब्लम ये होगी कि कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, रस्टिंग भी हो जाएगी उसकी, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा बहुत मिक्सिंग जरूर करी जाती है। फॉर एग्जांपल हम प्लास्टिक इंसुलेटर भी चढ़ाते हैं, इंसुलेशन हम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं से भी मॉइस्चर करंट में, मतलब अगर मान लीजिए हमने वायर को कहीं जॉइन भी करा है, तो वहाँ से भी मॉइस्चर या कुछ भी एयर तो पहुँचेगी ना उस तक, और जब वो पहुँचेगी तो थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन भी होगा। ठीक है ना, तो इस वजह से कोटिंग भी करी जाती है, उसके ऊपर वार्निशिंग भी करी जाती है। वो डिपेंड करता है, हाँ, जैसे गैल्वेनाइजेशन होता है बिल्कुल उसी तरीके से कोटिंग करी जाती है हमेशा, ताकि वो ख़राब नहीं हो। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये रेसिस्टिविटी है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इस रेसिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोल देते हैं। और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, वो देख लीजिए। अच्छा, जैसे हमने ओम्स लॉ, अभी तक हमने फॉर्मूले के नाम पर 2-3 फॉर्मूले याद कर रहे हैं। एक तो ये है,
आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो ये हमने कराना। दूसरा V इज इक्वल टू आई आर, V ये ओम्स लॉ हो गया। और ये जो तीसरा है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, अगर याद रहे तो ठीक है, अगर नहीं याद रहता है तो दूसरा तरीका है रो की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। सलाइवा को हिंदी में क्या बोलते हैं? राल बोल देते हैं, तो ये राल बोलते हैं, ठीक है। R A अपॉन सर आई इज इक्वल टू क्यू टी वाला बता दो। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज को अगर टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो करंट की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। और ये हो गया रो इज इक्वल टू राल, ठीक है। तो आपको जैसा ठीक लगे, देखिए मैं कई चीज़ ये बता रहा हूँ कि कई बार ये जुगाड़बाजी से जो आपने फॉर्मूले याद करे हैं वो याद रह जाते हैं, कभी गलती नहीं होती उसमें, ठीक है। तो याद रखना, एक तो वी हो ही गया और दूसरा हो गया राल, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, इस तरह से आपको ये याद रहेगा। अच्छा, अब यहाँ से मैं एक चीज़ और देखता हूँ, कंक्लूजन पर पहुँचता हूँ कि भाई रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो रेसिस्टेंस की यूनिट तो हो गई बेटा ओम। यहाँ पर क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? रेसिस्टेंस और एरिया। रेसिस्टेंस की यूनिट ओम हो गई, एरिया की यूनिट क्या हो गई? मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि ये जो मीटर है, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या बचा? ओम मीटर। तो हम ये कहेंगे कि करो हाँ, तो अभी अच्छा चलो ठीक है, लेट हो गया, पर चलो कोई बात नहीं। हाँ चलो ठीक है, ओके। अब देखो कि ये क्या बन गया? ओम मीटर, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक। और इसके बाद रेसिस्टिविटी के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूँ, आज इतना कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ओके। मैंने ग्रुप पर भी निकाले क्या? नहीं सर, ओके सर इसलिए बाकी से नोट्स नहीं। ठीक है, ना थैंक यू सर। ये जो ओम्स लॉ का ग्राफ स्ट्रेट लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये क्वेश्चन था, व्हाट डज इट इंटरप्रेट द स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब ही है कि जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो वो हमेशा लीनियर का मतलब ही है लाइन से, कि आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, हमेशा सीधी लाइन बनेगी। और उसका मतलब ये है, सीधी लाइन का मतलब ये है कि v बढ़ाओगे तो i भी बढ़ेगा, v को कम करोगे तो i भी कम होगा, ये होता है। चलिए ले सकते हैं इज प्रोपोर्शनल v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, इट रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ, ये लिख सकते हैं, एग्जाम्पल। हम लिख सकते हो ये चीज़। तो सर वो सॉलिड्स वाला पार्ट आपने करवाएंगे तो उसके नोट्स आपको भेजिए। शॉर्ट्स के नोट्स ठीक है, मुझे इवेंट करा देना, मैं क्लास मेरी आज खत्म होगी ना, रात में 10 सवा 10 बजे तक मैं भेज दूँगा, मुझे मैसेज कर देना, मैं आज ही भेज दूँगा। सर ये यहाँ तक हो गया रेसिस्टिविटी? हाँ, रेसिस्टिविटी तक तो कंप्लीट है। सर क्योंकि वो वाला नहीं आ रहा जो पैरेलल रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल नहीं आ रहा है, उसके है ना? पहले का सवाल। और कब है एग्जाम? साइंस का परसों है, परसों है, तो एक काम करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, है ना, कल करवा दूँगा इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। यहीं तक आ रहा है ना? यस सर, मुझे ट्रायंगल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम कब है? सर 17 को है, तो ट्राइंगल का होता है एनसीईआरटी का, सिर्फ एनसीईआरटी का, मैम भी कह रही थी कि एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी करो अभी के लिए, ये करो। जब सारा सिलेबस आपका धीरे धीरे हो जाएगा ना, तो तब उसके बाद में फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, अभी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ठीक है।
और मुझे ये लिख कर भेज देना कि सर नोट्स आज ही भेज देना मुझे शॉर्ट्स के, क्योंकि मेरा परसों पेपर है, ये लिख कर भेज देना मुझे, मैं आज भेज दूँगा। सर मैंने आपको 2 डाउट भी भेजे थे। हाँ मैंने देखा, कल करवा दो तुम। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। चलो ओके। सर 10th की फीस कितनी हेलो? बच्चे को ज्वाइन करना था?